नमस्कार, आपका नेता में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता रंजन। लोगों की और अपनी उम्मीदों को पूरी करनी है तो सत्ता में रहना जरूरी है। लोकतंत्र का यही मूल मंत्र है। आज हम जिस लोकसभा क्षेत्र में खड़े हैं, वहां के सांसद का इस खेल में कोई सानी नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की, जो पिछले 20 साल में बने तकरीबन हर सरकार में मंत्री रह चुके हैं और इसका रिकॉर्ड बनाया है। हाजीपुर की जनता ने भी उन्हें कभी निराश नहीं किया है। एक बार तो वहां की जनता ने उन्हें इतने मतों से जिता दिया कि उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। तो आज हम देखते हैं कि हाजीपुर का ये दुलारा नेता जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरा है। रामविलास पासवान राजनीतिक धरातल पर उस वक्त उभर कर सामने आए जब उन्होंने 1969 में बिहार विधानसभा में कदम रखा। 1972 के विधानसभा चुनावों में पासवान पराजित हुए। 1977 में ये हाजीपुर से बतौर सांसद चुने गए। 1980 में रामविलास पासवान लोक दल के टिकट पर चुनाव लड़े और विजयी रहे। 1984 में दलित मजदूर किसान पार्टी से चुनाव लड़े और हार गए। 1989 के संसदीय चुनावों में हाजीपुर से फिर उन्होंने चुनाव लड़ा और 5 लाख से अधिक रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज की। 1989 में ही पासवान लेबर और वेलफेयर मंत्री बने। 1991 में पासवान रसड़ा संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़े और जीत भी गए। 1996 में पासवान ने रेल मंत्रालय का कार्यभार संभाला। 1998 में एक बार फिर पासवान ने लोकसभा में अपनी जगह पक्की की और 1999 में भी इन्होंने जीत हासिल की। वर्ष 1999 में ही पासवान मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन बने। साल 2001 में कोल एंड माइंस मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई। साल 2004 में हाजीपुर संसदीय क्षेत्र से लोकसभा पहुँचे और इन्होंने 23 मई 2004 को केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स और स्टील मंत्रालय का कार्यभार संभाला। लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान बिहार की अजीबोगरीब राजनीति के बेजोड़ किरदार हैं। अपना अपना मतलब साधने के लिए कभी वो एक दूसरे के गहरे दोस्त बन जाते हैं तो कभी जानी दुश्मन। बिहार की राजनीति के 3 कद्दावर नेता नीतीश कुमार, रामविलास पासवान और लालू यादव। लेकिन रामविलास पासवान और लालू के रिश्तों ने कई बदलाव देखे हैं। कई बार ये शोले के जय वीरू की तरह गले मिलते नजर आए हैं तो कई बार एक दूसरे के जानी दुश्मन भी बन गए हैं। लालू पासवान की दोस्ती हर बार अपने अपने मतलब के लिए हुई है। हर बार ये अपने अपने मतलबों के लिए एक प्लेटफॉर्म पर नजर आए, बाद में अलग अलग राजनीतिक श्रेणी पकड़ ली। राजनीतिक धुरंधर ये मानते हैं कि जब बात मतलब की आती है तो रामविलास पासवान से बड़ा मतलबी कोई होता ही नहीं। लोग ये भी मानते हैं कि रामविलास पासवान की मतलब परस्ती ने उनका क्रेज एक पेंडुलम नेता का बना दिया है। तो कौन सरकार में हुआ? 98 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, हम तो उसमें नहीं गए थे, मंत्री नहीं थे। हम सरकार में गए 96 में, जब हम 91 में गए जब बीपी सिंह की सरकार थी, 96 में गए जब देवे गौड़ा की सरकार थी, 99 में एक बार हम जरूर क्या कहते कि एनडीए के साथ में गए, चूँकि उस समय में हमको बिहार में और पूरे देश, जो मैंने कहा कि जो हालात थे उस हालात में हमने निर्णय लिया। लेकिन जब उसके बाद गए तो फिर अभी बने हैं क्या कहते हैं कि 2005 में तो हर सरकार में कहाँ प्रश्न होता है। जब बिहार का चुनाव आया, लोकसभा का चुनाव आया, तो लोकसभा के चुनाव में सोनिया जी हमारे यहाँ पहुँच गई। तो सोनिया जी ने हमसे कहा कि पूरे देश में लड़ रहे हैं तो बिहार में भी साथ में चलिए। 14वीं लोकसभा चुनाव के ऐन पहले जब राजग ने पासवान को कोई भाव नहीं दिया, थक हार कर उन्होंने लालू शरणम गच्छामि का मंत्र जाप किया और लालू ने भी उस वक्त दरिया दिली दिखाई। समय की नजाकत को पहचानने में लालू का भी कोई सानी नहीं। लालू ने मोटे तौर पर यह अंदाजा लगाया था कि पासवान के साथ गठबंधन करने से अगर 3-4% वोट भी राजग गठबंधन से जुड़ जाता है तो अच्छी खासी सीटें बढ़ सकती हैं। समय के साथ पासवान लालू की दोस्ती में दरारें पड़ने लगी और आज इनके बीच अहम की लड़ाई एक ऐसी चौड़ी खाई में परिवर्तित हो गई है जिसे फिलहाल पाटना लगभग नामुमकिन है। पिछले दिनों बिहार में हुए चुनाव में लालू की हुई हार की एक मुख्य वजह रामविलास पासवान को माना जा रहा है। लालू कोई फैक्टर ही नहीं है नेशनल पॉलिटिक्स में। लालू जी का फैक्टर्स ये है कि सेंट्रल में, हमने उसी समय में कहा था कि सेंट्रल में जो सर का घाव है वो बीजेपी है, जो पाँव का घाव है वो आरजेडी है। हमने उसी समय में कहा था कि हम दोनों को पहले हम सर के घाव का इलाज करेंगे, फिर पाँव के घाव का करेंगे। हमारा मुख्यमंत्री बनने का कभी उद्देश्य ही नहीं रहा। हमने हमेशा कोशिश किया कि जो बिहार के में डेवलपमेंट का मुद्दा बने और बिहार में विकास हो और जात पात की राजनीति खत्म हो।
ऐसा नहीं है कि रामविलास पासवान के ऐसे बदलते रिश्ते सिर्फ लालू के साथ रहे हैं। राजनीतिक दांव-पेच को भली भांति समझने वाले पासवान ने कई पार्टियों का कभी खुलकर समर्थन किया है तो कभी जमकर विरोध। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के नेता कर्पूरी ठाकुर ने उन्हें राजनीति के मंच पर आसीन किया था, लेकिन 1973 में जब सोशलिस्ट पार्टी का बंटवारा हुआ तो कर्पूरी ठाकुर का साथ छोड़कर वो समाजवादियों के साथ हो चले। 1979 में जब जनता पार्टी का विघटन हुआ और चौधरी चरण सिंह ने लोकदल नाम से नई पार्टी बनाई तो रामविलास पासवान लोकदल में शामिल हो गए। उस समय कर्पूरी ठाकुर भी लोकदल में थे। ऐसा माना जाता है कि पासवान उस समय तक चौधरी चरण सिंह के खासम खास बन चुके थे। उस समय कर्पूरी ठाकुर को कहना पड़ा था कि पासवान को मुझसे टकराने और मेरी बराबरी करने के लिए 7 जन्म लेने होंगे। 1984 के संसदीय चुनाव में वे चौधरी चरण सिंह द्वारा लोकदल भंग कर बनाई गई नई पार्टी दलित मजदूर किसान पार्टी में थे। जब पासवान को कर्पूरी ठाकुर से उलझने को लेकर पार्टी से निष्कासित किया गया तो वो चंद्रशेखर की शरण में चले गए। 1989 में विश्वनाथ प्रताप सिंह का दिल जीत चुके पासवान ने जन मोर्चा का दामन थाम लिया और केंद्र में श्रम मंत्री भी बन गए। 1996 में वाजपेयी नेतृत्व की सरकार बनी, लेकिन सिर्फ 13 दिनों के लिए। बाद में संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी और नेतृत्व की जिम्मेदारी देवेगौड़ा के हाथ में थी। देवेगौड़ा सरकार में पासवान रेल मंत्री पद पाने में सफल रहे। जुलाई 1997 में चारा घोटाला उजागर हुआ तो लालू ने जनता दल का विभाजन किया तो पासवान ने भी लालू को चारा चोर से नवाजा था। साल 1998 के चुनाव में पासवान एक बार फिर हाजीपुर से चुने गए। 1999 के लोकसभा चुनावों में जनता दल यूनाइटेड एनडीए में शामिल हुई। पासवान और शरद यादव साथ साथ थे, लेकिन शरद यादव से अनबन के कारण उन्होंने जनता दल से नाता तोड़ लिया। साल 2002 में पासवान ने लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किया। 2002 में गुजरात दंगों को लेकर पासवान ने राजग गठबंधन को अलविदा कह दिया। गौरतलब है कि इस घटना से कुछ महीने पहले ही उनका मंत्रालय बदल दिया गया था। इसके बाद रामविलास पासवान कभी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की माला जपते नजर आए तो कभी लालू यादव की वकालत करते। 2004 में पासवान ने कांग्रेस सरकार का दामन थामा और स्टील और फर्टिलाइजर मंत्री बने। 2005 के बिहार राज्य चुनावों में लोक जनशक्ति पार्टी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ा, लेकिन केंद्र की राजनीति और सत्ता समीकरण को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने एलजेपी की बजाय आरजेडी का साथ दिया। चुनावी परिणामों ने रामविलास पासवान को किंग मेकर की भूमिका अदा करने का मौका दिया, लेकिन उन्होंने किसी गठबंधन को समर्थन देने से इनकार कर दिया और बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा। इस बार के चुनावों में एलजेपी वाम दलों के दम पर चुनाव लड़ी, लेकिन हार का मुंह देखना पड़ा। बिहार की जनता जो है बेचैन थी बदलाव के लिए, और उस बदलाव में हमने जरूर क्या कहते हैं कि सहायक बनने का काम किया। आज भी मेरा मकसद है कि एक तो बिहार में जो शासन था वो जनता के हित के खिलाफ में काम कर रहा था, वो शासन जाए, लेकिन जो दूसरा शासन आवे तो एक बुराई कीचड़ से कीचड़ को साफ नहीं किया जा सकता है, कास्टिज्म को कम्युनलिज्म से साफ नहीं किया जा सकता है, करप्शन को कम्युनलिज्म से साफ नहीं किया जा सकता नहीं तो आपके दलित मुस्लिम समीकरण वो काम कर गया। आप अब देखिए, हमको तो नहीं मालूम है कि कितना काम किया, वो तो आप लोगों के एनालिसिस पर है। आपका नेता में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कि रामविलास ने अपनी जनता को जो वायदे किए थे उन्हें वो कितना पूरा कर पाए। लालू यादव को इस बात का एहसास तो था कि बिहार में पिछले 15 सालों से उनका राज माय यानी मुस्लिम यादव समीकरण की बदौलत ही चल रहा है, और अगर रामविलास पासवान दम यानी दलित मुस्लिम समीकरण को बिठाने में कामयाब होते हैं तो उनकी राह में कांटे बिछ सकते हैं। रामविलास पासवान ने अपने विरोधी लालू प्रसाद यादव का पत्ता साफ करने के लिए तरह तरह के समीकरणों का इस्तेमाल किया। पासवान का मुख्य लक्ष्य मुसलमानों को अपने पाले में लाने का था। इसी कारण पासवान ने लालू के यम यानी यादव एवं मुस्लिम समीकरण की काट के लिए दम यानी दलित एवं मुसलमान का समीकरण बनाया। हमारा जो दलित मुस्लिम का जो समीकरण है वो हमारा कोई उससे पॉलिटिक्स नहीं है, वो हमारा एक मिशन है, और उस मिशन को लेकर के हम पूरे देश में नहीं, पूरे बिहार में नहीं, मिशन पूरे देश में चलेंगे, क्योंकि यही कम्युनिटी है जिनको लड़ा करके आपस में कम्युनल राइट्स करवाया जाता है। उल्लेखनीय है कि बिहार में 17% मुसलमान, 18% दलित और 14% यादव हैं। अगर मुसलमानों और दलितों का ध्रुवीकरण होता है तो यह रामविलास के लिए बेहद फायदेमंद होगा। इस बात का अंदाजा पासवान को था। पर्सनल नुकसान को कभी पॉलिटिक्स में हम देखते ही नहीं हैं। पर्सनल नुकसान का मुद्दा देखते तो हम मुद्दे नहीं उठाते।
15% की बात हम क्यों करते, तब हम भी 85% की बात करते। तो वो तो हमारा एक मिशन है, उस मिशन में जब आप चलें, मिशन को लेकर के आप चलते हैं तो तात्कालिक आपको घाटा लग सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जगह आपको पे भी कर सकता है। इसलिए हमने कोई गलत काम नहीं किया। हमने जो मुस्लिम माइनॉरिटी मुख्यमंत्री का मुद्दा उठाया वो सही था, और यदि उस मुद्दा को लोग मान गए रहते तो बिहार में दोबारा चुनाव की नौबत ही नहीं आती और न एनडीए की सरकार बनती। लालू प्रसाद यादव के दुश्मन से दोस्त और फिर दुश्मन बने रामविलास पासवान को मालूम था कि इस नेता को पटखनी देना आसान काम नहीं है, इसलिए वो तरह तरह के समीकरणों का गणित बैठाने में लगे थे। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी पार्टी में आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को शामिल करने से भी परहेज नहीं किया। 15 साल से बिहार की बागडोर संभाले लालू के जनाधार और दबंगई की काट के लिए रामविलास पासवान ने उनकी ही स्टाइल को अपनाया। लोक जनशक्ति पार्टी में बाहुबलियों को शामिल कर पासवान ने लालू से मुकाबले के लिए बाहुबलियों की फौज भी बना ली। इस फौज में पासवान ने सूरजभान सिंह, रामा सिंह, अरुणा देवी, कुख्यात अखिलेश सिंह की पत्नी बाहुबली शामिल किए। इसके अलावा रंजन प्रसाद यादव, आनंद मोहन, नागमणि और काली पांडे को लोजपा में शामिल कर जातीय समीकरणों को भी दुरुस्त करने का प्रयास किया। पासवान की यह चाल काफी हद तक कामयाब तो साबित हुई, लेकिन उन्हें मुंह की भी खानी पड़ी। हम सेटिस्फाइड है। हमारा जितना जो हमारा वोट जितना है 14%, 15% जो वोट हमको पिछली बार मिला था उतना वोट आज भी हमारे पास में है। एमएलए की संख्या जरूर कम हुई है। आज भी कोई रामविलास पासवान से किसी को कोई ग्रीवांसेस नहीं है। रामविलास पासवान यदि फैक्टर नहीं होते तो आरजेडी की सरकार नहीं जाती। ये रामविलास पासवान मेन फैक्टर हैं कि जिसके कारण से आरजेडी की सरकार गई। तो उस परिस्थिति में अपर कास्ट को या जो एंटी आरजेडी वोट था उसका एक ही मकसद था कि हमको छुटकारा पाना है, और उस छुटकारा पाने के लिए जो है उन्होंने क्या कहते हैं कि वोट दिया। अब उसमें इसका मतलब ये नहीं है कि एनडीए को वोट दिया हो अपर कास्ट या जो कुछ लोग, तो वो कोई रामविलास पासवान के खिलाफ में है। कल उसको यदि एनडीए की सरकार ठीक से काम नहीं करेगी, और जिसकी पूरी उम्मीद है कि ठीक से काम नहीं करेगी, तो अंतों तो वही लोग हैं जो रामविलास पासवान को कहेंगे कि साहब कहते हैं कि इनको चांस दीजिए। बिहार में 1 साल के भीतर 2 बार हुए विधानसभा चुनावों ने राजनीतिक बिसात को पूरी तरह पलट कर रख दिया है। फरवरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को अनमने से ही स्वीकार करने वाली बिहार की जनता ने इस बार नीतीश कुमार को सिर आंखों पर बैठाया। आप बोलिए, जिताइएगा कि नहीं? और जनता दल यूनाइटेड का तीर सही निशाने पर लगने के साथ ही राज्य में 1.5 दशक पुराना लालू राबड़ी राज खत्म हो गया और नीतीश कुमार की ताजपोशी मुख्यमंत्री पद के लिए की गई। बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। अब जिसके हाथ में सत्ता आई है उसमें बीजेपी भी है, तो बीजेपी है तो अब वो बीजेपी को साबित करना पड़ेगा कि बीजेपी और जनता दल यू डेवलपमेंट की पार्टी है कि कम्युनल पार्टी है। तो उसको भी हम लोग 6 महीना वॉच करेंगे, देखेंगे, 6 महीना तक देखेंगे। बिहार के विकास के लिए, बिहार के इंटरेस्ट में जो भी हमसे मदद होगा, हम उसमें ये नहीं सोचेंगे कौन पार्टी की सरकार है, हम उसको मदद करेंगे। बिहार की जनता ने न केवल लालू राबड़ी राज को नकारा, बल्कि राज्य में सरकार गठन की चाबी का दावा करने वाले रामविलास पासवान को भी धूल चाटनी पड़ी। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने बहुमत के लिए आवश्यक 122 सीटों की लक्ष्मण रेखा आसानी से पार कर ली। 243 सदस्यीय विधानसभा में जनता दल यूनाइटेड और भाजपा गठबंधन ने 143 सीटें हासिल की, जबकि पिछली बार 28 सीटें जीतने वाली पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी महज 10 सीटों पर सिमट कर रह गई। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का आंकड़ा 75 से घटकर महज 54 सीटें रह जाने के साथ ही राज्य में 20 साल तक शासन का लालू यादव का सपना भी धूल धूसरित हो गया। आरजेडी तो अब खत्म हो गया। आरजेडी कोई नेशनल पार्टी तो है नहीं, स्टेट में थी तो उसकी शासन खत्म हो गई, इसलिए उस पर तो अब बातचीत करना हमने कह दिया कि अब बीजेपी की अब हमने कह दिया कि अब जो खत्म हो गया पैराग्राफ, उस चैप्टर को क्लोज कीजिए, उसको बार बार हरे रामे जी राम करने से कोई फायदा है नहीं। हाजीपुर में होने वाले केले की खेती इन दिनों मौत की कगार पर है। यह खेती उपेक्षा की इस कदर शिकार है कि इससे जुड़े लोग रोजी रोटी को तरसने लगे हैं। हिंदुस्तान में 2 जगहों के केले मशहूर माने जाते हैं, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर और बिहार के हाजीपुर के चिनिया केले। हाजीपुर के चिनिया केले की मांग इसके स्वाद और मिठास को लेकर दूर दूर तक है, लेकिन आज यहाँ के केले की खेती दम तोड़ती नजर आ रही है। किसान बेहाल परेशान है, क्योंकि किसानों के पास खेती के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।
अजीबोगरीब बात यह है कि गंगा नदी के किनारे इन खेतों में किसानों को पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। यहाँ तक खाद बीज की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। किसानों का सारा पैसा पानी में लग जाता है, जिसके कारण उन्हें ज्यादा लाभ नहीं मिल पाता है। इलाके खेती में ये परेशानी होता है कि खाद को महंगाई है, हम लोग भी डीजल की भी महंगाई है, हम लोग का पानी पटाने में भी परेशानी होता है, बहुत पैसा लगता है पानी पटाने में। हाजीपुर की जर्जर सड़कें भी केले की खेती में बाधा पहुंचाती हैं। नेपाल तक निर्यात होने वाले हाजीपुर के केले बाहर भेजे जा सकें, इसके लिए यातायात की कोई सुविधा मुहैया नहीं करवाई सरकार ने। संसदीय वो तो हम लोग के विषय में, मजदूर किसान के विषय में कुछ नहीं कर रहे हैं कोई आदमी। मंत्री महोदय जितना जो है वो कुछ नहीं कर रहे हैं। सुविधाओं की कमी से ज्यादा बिहार में फैली अराजकता केले की खेती को नुकसान पहुंचा रही है। बिहार के बाहर से आने वाले व्यापारियों ने अब इस राज्य का तिरस्कार कर दिया है, जबकि यहाँ की जमीन केले की खेती के लिए काफी उपजाऊ है। खेतों में काम करने वाले हाथ भी आसानी से मिल जाते हैं। केले की खेती की इस दयनीय हालत के लिए जिम्मेदार कौन है? देखिए, 15 साल से जो बिहार में शासन था वो आप देख रहे हैं, उसी का तो फल निकला है। तो बाकी ये पानी का व्यवस्था हो या सड़क का, जो सांसद के प्रतिनिधि के हैसियत से मेरा काम है लड़ना, और उसके लिए मानते हैं कि हम लोगों ने कोशिश किया कि जो केला के आधार पर जो इंडस्ट्रीज होता है फूड प्रोसेस के माध्यम से बहुत सारे वहाँ प्लांट्स लगाए भी गए। आपका कहना यह है कि मतलब चूंकि राज्य सरकार कोई और थी और आप बतौर सांसद कुछ नहीं कर पा रहे थे क्योंकि राज्य सरकार। नहीं, ऐसी बात नहीं है, कुछ नहीं कर। देखिए, आप ये भी आप देखेंगे तो हाजीपुर आपको पूरे बिहार में सबसे डेवलप कंस्टिट्यूंसी है, मिनी पटना माना जाता है। हमारे यहाँ जो क्रॉप्स हैं वो सारे के सारे, चाहे केला का खेती हो। रामविलास पासवान को अक्सर ये कहते सुना गया है कि वो हाजीपुर को मुंबई जितना आधुनिक और खूबसूरत बनाना चाहते हैं, लेकिन 2 दशक से ज्यादा समय से हाजीपुर से जीतने वाले सांसद का सपना बस सपना ही है। गरीबी, बेरोजगारी और अशिक्षा का इस संसदीय क्षेत्र के साथ चोली दामन का साथ है। सांसद जी यहाँ की जनता को अब तक समाज में फैली इन समस्याओं से छुटकारा नहीं दिलवा पाए हैं। यहाँ के सांसद है, अब बहुत काम करते हैं, बहुत चीज करते हैं, रोड बनवाते हैं, क्या करते हैं, लेकिन आदमी के पास काम की कोई, जैसे यहाँ इंडस्ट्री कोई नहीं लगता है। यहाँ जो इंडस्ट्री लगने वाला था उसको भी लोग ले गए अलग। यहाँ आदमी के पास रोजगार नहीं है, काम नहीं है। समस्याएं तो यहाँ जैसे मुंह बाए खड़ी हुई हैं। जिंदगी की मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए यहाँ लोग हर रोज जूझ रहे हैं। ना तो पीने की पानी की सुविधा और ना ही खेती के लिए सिंचाई की सुविधा। हाजीपुर संसदीय क्षेत्र में बिजली की समस्या से सिर्फ किसान ही नहीं वरन यहाँ के सभी लोग परेशान हैं। बच्चों के पढ़ने के समय बिजली ही नहीं रहती। बिजली आती है 11 बजे रात में, 12 बजे रात में। दिन में बिजली रहती है, शाम में बिजली नहीं रहती है। कम से कम 10 बजे रात तक जो बच्चा सब पढ़े। बिजली की सबसे बड़ी समस्या है यहाँ। तो हम सांसद वहाँ एक बार नहीं रहे हैं, सांसद हम वहाँ कम से कम 8-10 बार रहे हैं, और जितनी बार हम सांसद रहे हैं उतनी बार हमने किया है। देखिए, कोई काम होता है, मुखिया का काम अलग होता है, एमएलए का काम अलग होता है, एमपी का काम अलग होता है। तो जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे मैंने कहा गंगा के ऊपर में पुल नहीं था, लोग जाते थे यहाँ से नाव से जाते थे, इस पार से उस पार जाते थे। 1983 में यहीं पार्लियामेंट में धरना दे करके सोनिया, उस समय इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, 83 में 80 से लगे और 83 में जा कर के वहाँ गंगा का जो पुल बनाया हुआ है ये रामविलास पासवान का बनाया हुआ है। हाजीपुर की एक बहुत ही बड़ी समस्या बनती जा रही है यहाँ के विद्यार्थियों का पलायन। या तो यहाँ के लोगों में पढ़ाई को लेकर कोई रुचि नहीं है, या फिर जो पढ़ना चाहते हैं वो दूसरे राज्यों की ओर रुख कर रहे हैं। यहाँ की सबसे बड़ी समस्या जो है बेरोजगारी की समस्या है। यूथ लोग बेरोजगार हैं और इस क्षेत्र में कोई अभी तक नेता कोई काम नहीं किया है, और हम लोग नेता की ओर बिल्कुल इसी आशावादी निगाहों से देखते हैं कि यहाँ बेरोजगारों को काम मिले, यहाँ से जो बिहार से पलायन हो रहा है वो रुके। और प्रतिभा की कमी यहाँ नहीं है, बस प्रतिभा का पलायन हो रहा है। यह है हाजीपुर का रेलवे जोनल ऑफिस। सांसद रामविलास पासवान ने यहाँ के कर्मचारियों के लिए एक हृदय रोग संस्थान बनाने का वादा किया था। ये कहते हुए पासवान का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है कि उन्होंने हाजीपुर में रेलवे जोनल ऑफिस का निर्माण करवाया है। लेकिन सच तो ये है कि ये सिर्फ कहने मात्र में है कि ये जोनल ऑफिस हाजीपुर में है। असलियत में इसका संचालन पटना से किया जाता है। ये जोनल ऑफिस भी लंबे अरसे तक पासवान और नीतीश कुमार के बीच झगड़े का मुद्दा रहा।
वजह थी कि इसके निर्माण को लेकर क्रेडिट लेने की होड़। दरअसल पासवान ने 1997 में इसका शिलान्यास करवाया था, लेकिन इसका उद्घाटन करने पहुंच गए नीतीश कुमार। आपने रेलवे जोनल ऑफिस की जो बात की, 97 में आपने उसका शिलान्यास किया, बन के तैयार हुआ, तो उसके क्रेडिट मिल गए नीतीश कुमार को, ऐसा हुआ? कभी नहीं हुआ। कोई नहीं जानता है कि नीतीश कुमार नीतीश कुमार को क्रेडिट मिलता तो नीतीश कुमार जाकर के अपना नालंदा में क्यों नहीं बनाते, वो हाजीपुर में क्यों जाकर के जोनल ऑफिस बनाते हैं? नहीं, चूंकि उसका उद्घाटन उन्होंने किया। नहीं, गलत किया ना उन्होंने। रेलवे जोनल ऑफिस के कर्मचारियों की स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए पासवान ने एक हृदय रोग संस्थान बनवाने का वायदा भी किया था, लेकिन वादे सिर्फ वायदे ही रह गए। संस्थान का बनकर तैयार हो जाना तो दूर, अभी तक जमीन भी आवंटित नहीं हुई है। रामविलास जी तो जोनल कार्यालय के जन्मदाता हैं और नीतीश कुमार जी इसको कार्य रूप में परिणत करने का श्रेय नीतीश कुमार जी का जाता है। हृदय रोग संस्थान के लिए घोषणा रामविलास जी ने किया था, जिसका कार्य रूप में परिणत नहीं हो पाया। हाजीपुर को एक चीज दिया है, जनता उनको याद करता है। याद ये है जोनल ऑफिस, रेलवे जोनल ऑफिस जो दिए, एक उनका उपलब्धि है, इसलिए जनता उनको बराबर यहाँ का याद करती है। और जब आएंगे तो पार्टी वगैरह भूल करके लोग उनको साथ देगा। प्रॉब्लम्स जो है कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी में हो, और खास करके बिहार जो है वो तो प्रॉब्लम्स से ही घिरा हुआ है, लेकिन हर प्रॉब्लम्स का इलाज तो हमारे पास में नहीं है। यह है हाजीपुर का रेलवे स्टेशन। यहाँ किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्यों का श्रेय रामविलास पासवान को तो जाता है, लेकिन कुछ जरूरी वायदे जो उन्होंने पूरे नहीं किए, उसके लिए जनता में रोष है। रेल मंत्रालय का कार्यभार संभालने के दौरान रामविलास पासवान ने हाजीपुर रेलवे स्टेशन से बछवाड़ा तक की रेलवे लाइन को छोटी लाइन से बड़ी लाइन में तब्दील किया, कुलियों को वर्दी दिलवाई ताकि उन्हें सहूलियत हो। पासवान की इन उपलब्धियों की प्रशंसा हाजीपुर की जनता आज भी करती है, लेकिन उन्हें किए गए नौकरी के वायदे पूरे नहीं होने से पासवान की उपलब्धियां फीकी पड़ गई हैं। वर्दी पूरा कर ही दिए, हम लोग के फ्री पास दिए, और नौकरी के लिए तो कुछ नहीं सुनवाई। उसी तरीके से जितने भी मान लेते हैं कि अभी रेल मंत्री बने, कोई आदमी हाजीपुर के संबंध में सोच भी नहीं सकता था, एक रेलवे का जंक्शन भी नहीं था, और वो हाजीपुर जो है जोनल ऑफिस का कार्यालय बना दिया गया। 200 जो है हमने कमरा बनाया। अब उसके बाद मान लेते हैं कि जो सरकारें आई या जो मंत्री आए, फिर बाद में नीतीश कुमार आए, फिर बाद में लालू यादव हैं, उसमें कितना प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन एक सांसद को कोई आदमी सपना में भी नहीं सोच सकता था कि हाजीपुर का एक रेलवे स्टेशन और देश का क्या कहते हैं कि जोनल ऑफिस बन जाएगा।